हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम नया लेसन देखने वाले हैं। आज का फिजिक्स का हमारा जो लेसन है यूपी बोर्ड का 10वां लेसन है और ये जो लेसन है हमारा तरंग प्रकाश की जो है यूपी बोर्ड का ये 10वां लेसन है। आज इसको हम देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहला हमने क्वेश्चन जो लिया है आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब नंबर लगा के पूछा गया है, 3 नंबर में खूब पूछा गया है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, यानी प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है, पहले इसे हम जानने वाले हैं। इसके बाद इसमें देखेंगे इसका आवश्यक प्रतिबंध क्या होते हैं या जिसे हम आवश्यक शर्तों के रूप में जानते हैं। तो इसको आज हम कंप्लीट जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपको तैयार हो जाएगा। ये एग्जाम में जो है 14, 15, 16, 19, 22, 23 इस तरीके से जो है लगातार जो है हर साल जो है ये पूछा गया है। आप लोग भाई तैयारी करते रहिए, पूरा नए कंटेंट को जो है देखते रहिए और पुराना कंटेंट जो आपका तैयार हो जाए उसका बार बार रिवीजन करते रहिए, जिससे आपकी जो तैयारी है वो रेगुलर बनी रहे। अगर आप सिर्फ नए कंटेंट को देखेंगे, पुराना अगर आप नहीं देखते हैं तो पीछे आप भूलते चले जाएंगे। तो ऐसी गलती मत करिएगा। आप जो भी समय पढ़ने पर दे रहे हो नए को आप पढ़िए, साथ में पुराना भी जो है आप रिवीजन करते रहिए। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें प्रकाश का व्यतिकरण यानी प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है तो गौर से सुनिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें होता क्या है, जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश की तरंगे, जैसे मान लीजिए दो प्रकाश की तरंग जो है चल रही है और उनकी आवृत्ति कैसी है, समान है। जब दो समान आवृत्ति की दो प्रकाश की तरंगे जिनके आयाम समान हो, आयाम कैसे हो, समान हो, जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं, यानी कोई माध्यम है जिसमें दोनों तरंगे जो है एक साथ जो है चलती हैं और जिनके आयाम जो है समान होते हैं, तो माध्यम में विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न भिन्न होती है। कहने का मतलब जब किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो माध्यम में विभिन्न बिंदुओं पर, यानी जिस माध्यम में वो चल रही होती है तो माध्यम में विभिन्न बिंदुओं पर होता क्या है कि प्रकाश की तीव्रता जो होती है उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कहने मतलब जब माध्यम में प्रकाश की किरण चलती है तो उनकी जो तीव्रता होती है वो तरंग की, भाई दो प्रकाश की किरण है तो दोनों की जो तीव्रता का जो तरंग होता है वो अलग अलग तीव्रता, यानी किसी की तीव्रता कहीं पर ज्यादा हो रही है, यानी दोनों प्रकाश की किरण में आपको यह देखने को मिलेगा आयाम सेम है और एक ही दिशा में चल रही, लेकिन कोई तरंग कहीं पर ज्यादा हो जाएगी, कहीं पर कम हो जाएगी तीव्रता जो है, और दूसरी किरण कोई जरूरी नहीं है कि जहां पर पहली वाली किरण की तीव्रता अधिक हो रही हो वहीं पर दूसरी वाली किरण की तीव्रता भी अधिक हो रही हो, ऐसा नहीं है। इसमें किसी कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम, तो इस वाले दूसरी वाली किरण में भी कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम जो है वो अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिलता है। कि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम, यानी कहीं कहीं प्रकाश की तीव्रता आपको न्यूनतम देखने को मिलेगी और जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। तो प्रकाश की तरंगों की इस प्रकार की घटना को, यानी जो है प्रकाश की तीव्रता जो है कहीं ज्यादा हो जा रही है कहीं कम हो जा रही है, तो इस प्रकार की घटना को जो है प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। बात समझ में आए कि नहीं, नहीं समझ में आए, फिर से देख लो। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश की तरंगे जिनके आयाम समान हो और जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं, यानी किसी भी माध्यम में एक साथ चलती हैं, तो माध्यम में विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता, यानी जिस माध्यम में चल रही होती है उनके माध्यम में विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की जो तीव्रता होती है उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है, यानी उनका जो योग होगा, जितनी तीव्रता होगा तो योग ही, लेकिन अब इसका कहीं ज्यादा इसमें हुआ होगा तो दूसरी जगह इसमें ज्यादा हुआ होगा, कहीं इसमें कम हुआ है तो कहीं इसमें कम हुआ है, यानी एक साथ जो है ऐसा योग नहीं मिलता है। तो ये कह रहे हैं अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, यानी कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलेगा कि प्रकाश की तीव्रता एकदम न्यूनतम होगी, जैसे मान लो 0 हो जाएगी,
और जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, यानी अधिकतम आपको देखने को मिलेगी। प्रकाश तरंगों की इस प्रकार की घटना यानी इस तरीके से, यानी कहीं पर न्यूनतम हो जाना, कहीं पर मैक्सिमम हो जाना, इस प्रकाश तरंगों की इस प्रकार की घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और जिस स्थान पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, यानी जहां पर आपको प्रकाश की तीव्रता एकदम न्यूनतम देखने को मिलती है, उस स्थान पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। यानी जहां पर प्रकाश का व्यतिकरण जो है न्यूनतम हुआ होता है, तीव्रता जो है न्यूनतम रहती है, तो उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण, नाम याद रखना, विनाशी व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण होते क्या है, ये एग्जाम में पूछा गया है अलग से। तो विनाशी मतलब जहां पर प्रकाश की तीव्रता जो है, जो व्यतिकरण होता है वहां पर न्यूनतम होती है। जिस स्थान पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, यानी प्रकाश की तीव्रता कम से कम होती है, उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण, तथा जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है, यानी कहीं न्यूनतम हो गई तो वो आपका विनाशी व्यतिकरण हो गया, कहीं ऐसा भी होगा अधिकतम भी हो जाएगा, तो जहां अधिकतम होता है उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यानी जहां पर व्यतिकरण जो है अधिकतम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, संपोषी व्यतिकरण बोलेंगे, और जहां पर व्यतिकरण सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है, उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? यह है प्रकाश का व्यतिकरण। तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके जो आवश्यक शर्तें हैं उनको भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, यानी प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है इसके लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें होती है, तो देखो भाई आवश्यक शर्तें कई होती है। सबसे पहली जो शर्त हमने बताया है कि दोनों प्रकाश स्रोत, यानी जब दोनों प्रकाश स्रोत उत्पन्न होते हैं तो दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए, यानी जिनकी कलाएं हैं वो एक ही जैसी होनी चाहिए, यानी कला संबंध होने चाहिए, अर्थात दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ स्थिर रहना चाहिए, यानी उनके मध्य जो कलांतर होते हैं वो समय जैसे जैसे बदलता है उसी प्रकार से स्थिर होना चाहिए। और दूसरा जो है, दोनों तरंगों का आयाम बराबर होने चाहिए, यानी इनका जो आयाम होता है, इन दोनों तरंगों का आयाम जो है सेम होना चाहिए। और अगला है, दोनों तरंगों की आवृत्तियां, अब चाहे आप आवृत्तियां कह लीजिए या इनको आप कह सकते हैं तरंगदैर्घ्य, यानी दोनों तरंगों की जो आवृत्तियां होती है अथवा तरंगदैर्घ्य होते हैं वो बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग हो, दोनों का सेम होना चाहिए। प्रकाश के दोनों स्रोतों के बीच की दूरी, ये जो प्रकाश का स्रोत है जहां से ये उत्पन्न किया जा रहा है, तो प्रकाश के दोनों स्रोतों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्रोत यहाँ हो दूसरा स्रोत कहीं और हो, दोनों स्रोतों के जो बीच की दूरियां होती हैं वो बहुत कम होनी चाहिए, जिससे दोनों तरंगांग एक ही दिशा में चले। यानी जब भाई नजदीक रहेंगे तो वो एक ही दिशा में जाएंगे, अगर दूरियां ज्यादा हो जाएंगी तो हो सकता है दिशा भटक सकते हैं। तो वही कहा गया तरंगांग एक ही दिशा में चले और फ्रिंजें अधिक चौड़ी बने, यानी उनके मध्य जो फ्रिंज बनती है उसमें जो फ्रिंजें बनती है वो अधिक चौड़ी बने। और अगला जो इसका शर्त है कि दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए, यानी जो प्रकाश का स्रोत होता है ये दोनों जो है संकीर्ण होने चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? चलो एक बार फिर देख लो। पहली शर्त यह है कि दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए, यानी दोनों प्रकाश स्रोत कैसे होने चाहिए, कला संबंध होने चाहिए, अर्थात दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ स्थिर रहना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी शर्त यह है कि दोनों तरंगों का आयाम बराबर होने चाहिए, इनका जो आयाम होता है दोनों का तरंगों का सेम होना चाहिए। अगला है, दोनों तरंगों की आवृत्तियां, चाहे आप आवृत्तियां कह लिए या तरंगदैर्घ्य कह लीजिए, बराबर होने चाहिए। और अगला जो इनका शर्त है, प्रकाश के दोनों स्रोतों के बीच की दूरी कम होना चाहिए, जो प्रकाश उत्पन्न किया जा रहा है इनके स्रोतों के बीच की दूरी जो है कम होनी चाहिए, जिससे दोनों तरंगांग एक ही दिशा में चले, दूरियां कम रहेगी तो एक ही दिशा में चलेंगे और फ्रिंजें अधिक चौड़ी बनती हैं। अगला है, दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए। तो ये तो थे प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन एकदम पक्का हो गया। अब कोई जरूरी नहीं है 3 ही नंबर में पूछा जाए, भाई ये 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं,
1 नंबर में भी कुछ पूछा जा सकता है, जैसे तैसे पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में अगर पूछा जाएगा तो इसके साथ और कुछ ऐड करके पूछा जाएगा। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। देखो बच्चों, मेरे चैनल पर जो है यूपी बोर्ड एग्जाम्स की जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, जिस पर केमिस्ट्री का तो कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। इसी सत्र का जो है हमने सारा वीडियो जो है बनते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है सब पर हमने उपलब्ध करा दिया है। और फिजिक्स का ये 10वां लेसन चल रहा है, इसके बाद जो भी लेसन है उसका भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।